पहला सवाल आपसे मैं करूँगी कि युवा की शुरुआत कैसे हुई? क्या सोच रही होगी इसके पीछे? अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में बच्चा रह रहा है और एक रायपुर में पढ़ रहा है, तो दोनों को उसी तरह सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल हर कोचिंग सेंटर पैसे के पीछे भाग रहा है, सबको फीस चाहिए। आपके मन में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कैसे दिमाग में ख़्याल आया? जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्या उनके लिए क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या जीवन में कभी भविष्य? और इसके अलावा जब आपने ये निःशुल्क शुरू किया होगा, तो आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 1000 मील की यात्रा भी आपको करनी हो, तो सबसे पहले एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आमतौर पर एक ये भी एक गलत धारणा है कि लोगों के मन में कि जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, उनका कोचिंग बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में दिक्कतें आती हैं? और कई बार ये भी देखने को मिला है कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है बच्चों में कि वो कई बार गलत राह में निकल पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए शिक्षा एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिशन है। युवा कोचिंग के फाउंडर श्री एम राजीव जी, ये अपने इंस्टीट्यूट में या अपने कोचिंग में हम कह सकते हैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। उनका मानना है कि फीस या पैसा उस वक्त ज़रूरी नहीं है जब बच्चे में टैलेंट हो। तो इस टैलेंट को और इस बच्चों की उस उम्मीद को वो बनाए रखते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके विजन के बारे में और कैसे इस विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एम राजीव जी से। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, तो आप नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। जी, पहला सवाल आपसे मैं करूँगी कि युवा की शुरुआत कैसे हुई? क्या सोच रही होगी इसके पीछे आपकी? जी, पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल ये मेरे निजी ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ मामला है, आपका जो प्रश्न है। दरअसल मैं जब खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, 30-35 साल। उस समय नेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह नहीं था। होते नहीं थे, आज जैसे गूगल है या यूट्यूब है। उस समय ये सोशल मीडिया नहीं थी कि जिससे बच्चे पढ़ सकें, जान सकें ये चीज़। जी, बिल्कुल। तो होता क्या था कि हम लोगों को, उस समय के लोगों को, या तो किसी गुरु के पास जाना पड़ता था या तो फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाना पड़ता था। जी, तो आज जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस समय भी वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। तो आज भी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्सर जो है व्यावसायिक ही होते हैं, बिल्कुल। है ना? उस समय भी व्यावसायिक ही थे उस समय भी। हालाँकि ये हो सकता है कि आज की तुलना में कम। उस समय रकम हो सकता है कम हो, लेकिन अगर आज की देखा जाए तो वो बराबर ही है। उस समय भी लगभग वही होता था। तो वही है कि मैं जब पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए कोचिंग संस्था के पास गया, तो वहाँ पर पता चला कि मुझे कि आपको जो है इतना फीस देना पड़ेगा, तभी आप कोचिंग में ज्वाइन कर सकते। हाँ, अब वो उस समय घर की आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं थी कि मैं भी पढ़ पाऊँ उसमें। तो मैंने जो है उनसे, कोचिंग वालों से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि भाई मुझे आप पढ़ने का मौका दो, और अगर अभी हो सकता है मैं फ़ी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको जो है 6 महीने का, 8 महीने का जो कोर्स है, आप करवा दीजिए। हो सकता है मेरे को 4 महीने, 6 महीने बाद, उसके बाद नौकरी लगेगी, जिस दिन भी नौकरी लगेगी मैं विद इंटरेस्ट के साथ आपको देने को तैयार हूँ। जी, लेकिन इतनी सहृदयता शायद हमको लगता है आज भी नहीं होगी किसी के पास। आज भी मैं सोचता हूँ कि वो कोचिंग वाले उस समय गलत नहीं थे, क्योंकि किसी पर भी अगर ऐसा करते तो फिर तो मुश्किल हो जाता। हर बच्चा ऐसे ही बोलता, तो फिर उनको आखिर कोचिंग चलती कैसे? उनका फिर कैसा वो ये होता? तो इस चक्कर में तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक प्रकार से समझिए कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से धक्के मार के निकाला। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्या हम ऐसा कुछ सोच कर सकते हैं, कि ऐसे मेरे मन में एक सोच आई कि क्या बच्चे जो हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्या उनके लिए क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या जीवन में कभी भविष्य में? खैर, लेकिन ये सोच ही मन में थी, एक संकल्प ही था मन में कि क्या ऐसा हम कुछ करें इस तरह से। लेकिन क्या आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी बात कि एक फ्रांस में विचारक हुए हैं पियरे बॉर्डियो। उनका एक कल्चरल कैपिटलिज्म नाम का एक विचार था उनका, कल्चरल कैपिटल। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास जो बुद्धि और
अवसर है, बुद्धि और योग्यता सबके सब समान है, लेकिन अवसर समान नहीं है, अवसर सबके पास नहीं है ना, सबको समान नहीं मिलते। और उनका यही मानना था कि जो प्रतियोगिताएं होती है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें जो है, इसमें सिर्फ सफलता का मापदंड योग्यता ही नहीं होती। इसमें कई बार आप किस परिवार में पैदा हुए, कहाँ कैसी आपकी शिक्षा हुई, कौन आपके मार्गदर्शक रहे, बताने वाले कौन रहे। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर के घर में पैदा होने वाला बच्चा और एक गांव में, बस्तर के गांव में पैदा होने बच्चे के, दोनों के हो सकता है दोनों का बुद्धि समान हो, है ना, योग्यता समान हो, लेकिन वो जो चीज़ है उसको सफलता ज़्यादा मिल जाएगा। उसी तरह से हम उतना ही बड़ी बात नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक दिल्ली में बच्चा रह रहा है और एक रायपुर में पढ़ रहा है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और एक यहाँ पढ़ रहा है, तो दोनों को उसी तरह सम्मान नहीं मिले। जी, तो तभी मन में, मेरे विचार में संकल्प आया कि अगर ईश्वर ने कभी ऐसा चाहा, जो पियरे बॉडियो का भी बात मेरे दिमाग में बैठी थी, कि विचार मन में आया कि कभी अगर ऐसा मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया कि मैं अगर इस ऐसा सक्षम बनूं हूँ, तो मैं इस तरह से कुछ प्रयास, इनिशिएटिव स्टार्ट करूँगा। यही बेचैनी जो है, जब नौकरी हुई यहाँ पर, मैं 1994 में आया वर्ष में, और यहाँ पर देखा बच्चों को, और मैंने यही देखा कि अक्सर मैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, तो देखा सेंट्रल गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ के बच्चों की जो उपस्थिति थी, जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व है, वो बिल्कुल नगण्य था, सोने के बराबर। तभी मुझे लगा, तब फिर मेरे दिमाग में वही बात फिर से उठ के आई कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों के बुद्धि में कोई कमी हो, योग्यता में कमी है, ऐसा नहीं है। तब मुझे लगा कि इन्हें जो है सही ढंग से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तब मैंने एक बीड़ा उठाया, युवा नाम से एक संस्था बनाया, और इस संस्था के माध्यम से मैं लगातार इस प्रयास को जो है, जो अपने अंदर की जो बेचैनी जो थी, या जो एक मन में था संकल्प, उसको पूरा करने के लिए मैंने युवा के रूप में एक संस्था शुरू किया। बहुत अच्छी शुरुआत की सर आपने। जी, धन्यवाद जी। तो सर, जैसे आजकल हर कोचिंग सेंटर पैसे के पीछे भाग रहा है, सबको फीस चाहिए। आपके मन में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कैसा दिमाग में ख्याल आया? और उसके अलावा जब आपने ये निःशुल्क शुरू किया होगा, तो आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पूजा जी, वास्तव में जैसा भी मैं बात कर ही रहा था आपके इसमें पहले, कि ये जो निःशुल्क का बात या इस तरह से पढ़ाने का जो मंशा था, ये वही चीज़ थी कि चूँकि मुझे पैसों के कारण कोचिंग नहीं जा पाया, है ना, पैसे नहीं होने के कारण कोचिंग नहीं दे पाया। तो मेरे मन में हमेशा एक बात रही कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, जो मेरे जैसे एम राजीव एक है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या वो नहीं पढ़ पाएगा? क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? बस यही एक संकल्प थी, और इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही व्यावसायिक कोचिंग खोल देता उसको, हालाँकि सरकारी नौकरी करते हुए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मान लीजिए काल्पनिक ही हम कर लें कि मैं नौकरी नहीं कर रहा होता और इस तरह खोल देता, तो फिर मुझ में और दूसरे कोचिंग में क्या अंतर है, क्या अंतर होता? क्योंकि मेरी भावना यही थी कि जिस तरह से एक एम राजीव को पैसों के अभाव में कोचिंग का सुविधा नहीं मिल पाई, वैसे ही हो सकता है हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे। और वास्तव में पूजा जी, आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, इस बात को बताते हुए, कि मेरे पास जिस तरह से बच्चे आते हैं, वास्तव में उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने घर में कोचिंग के लिए भी बोल पाए, कोचिंग के लिए पैसा दे पाए। और आम तौर पर ये भारत की लगभग हर जगह, हर छोटे गांव, छोटे जगह में हर जगह उपलब्ध है। मैंने कुछ ही लोग हैं जिनके पास संसाधन है, बाकी लोगों के पास नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल जो दिक्कतों की बात है, तो एक बहुत पाउलो फेयर नाम के एक विचारक, फिर मैं दोहराना चाहूँगा, जी। उनका वही था कि हमेशा जो है, जो भी चीज़, जो मान लीजिए जो एक स्ट्रक्चर के अनुसार जो चल रहा है, कि जिस तरह से ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसी चलनी चाहिए, है ना, स्ट्रक्चरल असमानता की बात हमेशा वो करते रहे हैं। उनका वही कहना था कि जब भी कोई अगर इस तरह का कोई इसके विपरीत जाएगा या इससे हटकर सोचेगा, लोग उसे पागल ही समझेंगे। आज भी वही स्थिति मेरे साथ भी है, कि क्योंकि सभी लोगों को लगता है, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को भी, और मेरे शुभचिंतकों को, मेरे मित्रों को भी लगता है, भाई एक अच्छी नौकरी है, सैलरी अच्छा है, आराम से घर में बैठ के एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, ये क्यों ऐसा पागलों की तरह करता रहता है ना? तो वही है, गांधी जी बोलते ही ऐसी बात को, जब भी आप इस तरह से कुछ हटकर अलग काम करोगे,
तो सबसे पहले लोग अनदेखा करेंगे, जी। है ना? कोई उनको लगेगा क्या है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब आपको बारे में पता चलेगा तो हँसेंगे, आपकी हँसी मज़ाक उड़ाएँगे और धीरे-धीरे फिर उसको उनको समझ में आएगा, वो अपनाएँगे और वही इन 25 वर्षों में मेरी भी यात्रा उसी तरह की है। पहले लोग तो कोई मतलब नहीं था, मैं जिस जगह जिस कॉलोनी में करता था वहीं के लोग आते नहीं थे, है ना? मेरे साथियों के बच्चे भी आते नहीं थे मेरे पास, उनको लगता था क्या है, कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में धीरे-धीरे उन लोगों ने ताना देना शुरू कर किया, हँसी-मज़ाक उड़ाना शुरू किया, "अरे! ये तो देखो पागल हो गया है इधर के।" है ना? बाद में फिर धीरे-धीरे आप 25 सालों बाद आप समाज में, आस-पास में, मित्रों में, सब जगह अब वे लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं-नहीं ये बहुत एक अच्छा काम है। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम हमारे साथी तो कर पाए कम से कम। तो सर जब आपने शुरुआत की थी तो कभी आपके मन में ये डर या शंका आई कि मैं कैसे सब मैनेज करूँगा? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बच्चे नहीं हैं या कम हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका मोरल डाउन हो गया या आपको डर लगने लगा, पता नहीं आगे ये बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा? तो नहीं क्या पूजा जी, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आज हम जिस संस्था की मैंने नींव रखी या जिस सोच का, संस्था तो बोलना गलत बात होगा, क्योंकि वो संस्था कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सरकार से या कहीं से फंडिंग आता हो तो हम चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक नाम रख दिया, लेकिन जिस सोच की आप बात कर रहे हैं, तो वाक़ई में मैं इसको आपको आज एक ऐसा आपने प्रश्न पूछा, इसका आज तक कभी मैंने अपने शायद साथियों को भी जवाब नहीं दिया, अपने घरवालों को भी पता नहीं इस बात से। मैं जब शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ़ 1 या 2 साल के लिए सच? इसका एक करूँगा करके, और उसके पीछे मकसद भी यही था कि मेरे मन में ये था कि कोई भी एक बच्चा मेरे पास आए, जिसको मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि किस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जा सकता है, क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उसको मैं सोचा था कि कोई एक आध बच्चा आएगा मेरे पास, मैं उसको 1 आध साल मेहनत करके सिखाऊँगा और वो सीखने के बाद फिर क्या करेगा, वो किसी और बच्चे को आगे कर लेगा, मेरा काम वहीं खत्म हो कम हो गया, जाएगा। है ना? लेकिन पूजा जी, मैंने चैलेंजेस जो आप पूछ रहे थे, दिक्कतें, उससे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब हमारे जो बच्चे आए पढ़ने के लिए, पढ़ाई तो किए, उन्होंने सफलताएँ भी अर्जित की, है ना? लेकिन क्या हुआ कि अधिकांशतः, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी के सभी, लेकिन अधिकांश बच्चों का ये सोच था कि वे फिर अपने जीवन में, अपने नौकरी में, अपने परिवार में, उसमें मशगूल हो गए वो। फिर उन्हें ये याद नहीं रहा कि ये हम किस भाव से यहाँ पर आए थे। उनको लगा कि हम सिर्फ़ अपने टीचर से या गुरु से हम पढ़ने आए, सीखने आए बस। उन्होंने ये भाव उनके मन में आया। तो वो हुआ क्या कि मुझे फिर इसे फिर आगे बढ़ाना पड़ा कि अब 2 साल की जगह 4 साल, 4 साल के बाद 6 साल। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ये वाक़ई में कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह पैसा नहीं है कि हम विज्ञापन दे सकें। हमारे इन 25 सालों में आज तक कभी कोई अखबार में विज्ञापन हो, चाहे होर्डिंग हो शहर में, किसी को नहीं, कहीं नहीं है। आज तक कोई बोल भी नहीं सकता कि कभी किसी ने हमारा विज्ञापन देखा हो। लेकिन बस यही है कि आप इस बात को मानती होंगी कि हमेशा ये माना जाता है कि जब बोलते हैं कि आप कोई अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है बिल्कुल। ना? और मैं तो समझता हूँ कि एक अभी बात इतने में, चूँकि पढ़ाई इतना किया हूँ और किताबें इतनी पढ़ी है, इसलिए हर बार दार्शनिक का नाम आ रहा है। अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ, वही चाइना में, चीन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, कन्फ्यूशियस। उनका कहना था कि 1000 मील की यात्रा भी आपको करनी हो, तो सबसे पहले एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है ना? बोल रहे हैं। तो मैं वही सोचता हूँ कि मैंने जो 1 साल का जो लिया था, शायद वो मेरे जीवन का या इस जो संकल्प है, उसका वो पहला कदम, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सफ़र यूँ ही बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद भी करता हूँ कि आज जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं दर्शक, और आपका अगर आशीर्वाद और शुभकामनाएँ रही, तो ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जी, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएँ और हम तो चाहेंगे कि जो आपकी सोच है, जी, वो सब तक पहुँचे और जो जितना सहयोग जिस तरीके से कर बिल्कुल। सकते हैं, जी, वो आपको मिले। बिल्कुल। तो सर जो बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, वो ज़्यादातर आर्थिक कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं। जी, तो उन्हें पढ़ाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इमोशनली डिमांडिंग होता है। जी, तो ये चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हैं? जी। नहीं पूजा जी, बिल्कुल आपने एक सही चीज़ जो है, इमोशनली मुझे भी ये बात बहुत ही टच करती है अपने जीवन में, क्योंकि आप देखिए जिनके पास पैसे हैं, है ना? वो तो अच्छी कोचिंग या अच्छी जगह जाएँगे। एक तो अगर रायपुर में भी कोई बच्चा है,
वो या तो कहीं जगदलपुर में भी है, कहीं भी है, वो दिल्ली चला जाए, उसके पास अगर संसाधन। जिनके पास नहीं है साधन, उतने पैसे नहीं है कि जो रायपुर में भी अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर पाए, है ना? उनके पास जा पाए, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज़्यादा है। तो मजबूरन हमारे पास आते हैं। हालाँकि उनको ये लगता है कि आमतौर पर ये भी एक गलत धारणा है कि लोगों के मन में, कि जो ज़्यादा पैसे लेते हैं उनका कोचिंग बहुत अच्छा होता है। यस। और हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है इसके, कि हमारे यहाँ पर क्या है कि कोचिंग में पैसे नहीं ले लिया जाता है, लेकिन पढ़ाई का स्तर जो है बिल्कुल हम समझते हैं ऊंचा। किसी भी आसपास के, जो रायपुर या और भी आसपास की कोचिंग है, मैं दिल्ली के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि यहाँ इस प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग होने का दावा करता हूँ। तो आप जो बताया कि बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है जिनके पास पैसे नहीं है और उनको लगता है कि हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, वो जुड़ते हैं। हालाँकि वो मन से सशंकित रहते हैं कि पता नहीं किस तरह से होगा, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि अक्सर हमारा जो विज्ञापन है वो बच्चे ही करते हैं। जो बच्चे जो यहाँ जिन्होंने पढ़े, सफलता हासिल की, वही दूसरों बच्चों को अपने गाँव में, पड़ोस में, समाज में बताते हैं, वहीं से लोग आते हैं। तो उनकी तो अपेक्षाएँ तो रहती हैं, लेकिन आपने जैसा बोला कि वास्तव में कहीं न कहीं इन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत चैलेंज वाली बात है। जी। चैलेंज इस तरह से, एक मैं छोटा-सा उदाहरण फिर देना चाहूँगा आपको। एक कनाडा में एक दार्शनिक हुए हैं, कैनेडियन दार्शनिक, उनका नाम था सीवी मैकफरसन। उनका हमेशा ये मानना था कि एक अमीर आदमी है या एक संभ्रांत परिवार है, जिनके मान लीजिए आज के दिन तो अक्सर वो मेरे घर में भी है, कहीं पर भी वो देखा जा सकता है, कि जहाँ हस्बैंड भी सर्विस करता है, वाइफ भी सर्विस करता है। जी। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की देखभाल के लिए एक हम लोग कोई आया को, मेड को या कोई केयरटेकर को हम लोग नियुक्त कर लेते हैं, है ना? कोई महिला को हम पैसे देके वहाँ नियुक्त, क्योंकि उनके पास पैसे हैं और इस महिला को अपने घर चलाने के लिए चाहिए पैसे, तो वो यहाँ पर आ जाती है। तो वो क्या करती है, दिन भर इस बच्चे को, जो इन संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, उसको पूरा माँ का प्यार देती है, पूरा दिन भर उसका देख-रेख करती है, खिलाना-पिलाना सब कुछ करती है। जी। वहीं जब शाम को महिला जब घर लौटती है, अपने घर लौटती है ना? तब तक जो है बच्चा वो सो चुका होता है, या दूसरे दिन भर उसके माँ पिताजी का कोई उसको नहीं मिला, वो तो अपना जो आएगा बच्चा। और जो ये संभ्रांत परिवार की जो महिला जो है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे ऑफिसर हो कहीं, ये जब घर लौटती है तो इनको लगता है कि मैंने तो दिन भर समय नहीं दिया, अब मैं बच्चे को अब माँ का प्यार पूरा दूँ। तो कहने का मतलब, एक बच्चा जो संभ्रांत परिवार में पला-बढ़ा है, उसके साथ ये है कि दिन भर उसको वो आया के रूप में माँ का प्यार मिल रहा, शाम को भी उसको अपनी माँ का, सगी माँ का प्यार मिल रहा। यानी उनका, मैकफरसन साहब का कहना था कि इस बच्चे को 2-2 माँओं का प्यार मिल रहा। और जो आया का बच्चा है, उसको क्या है कि अपनी माँ के होते हुए भी उसे माँ का प्यार नहीं मिला। तो वही बच्चा आगे चलकर समाज में हम देखेंगे, असामाजिक तत्व रूप में, क्रिमिनल रूप में, अलग-अलग गतिविधियों में लग जाता है। मुझे क्या है कि न सिर्फ़ उनके माता का या माता के अलावा, पिता के रोल के अलावा, मुझे गुरु का भी रोल अदा करना पड़ता है। तो सिर्फ़ मैं अगर दूसरी कोचिंग संस्थाओं की तरह सिर्फ़ मैं पढ़ाई पर उनको सिर्फ़ पढ़ा दूँ, इससे काम नहीं चलता है। मुझे उनकी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समस्या, मानसिक समस्याओं को, क्या चीज़ है, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? कई बार लगता है आप बच्चे जो है आपको ठीक ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई दूसरा हो सकता है, अगर ये इस बात को ना समझे, तो हो सकता है उसको डाँट लगा दे, फटकार लगा दे, तेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब आप उनके डीप इमोशंस में जाएँगे, जब उनके बैकग्राउंड में जाएँगे इस कारण के पीछे, तब समझ में आता है कहीं न कहीं उनको कोई न कोई बात ऐसी, या हो सकता है पुरानी कोई बात हो जो उनको हर्ट कर रही हो उनके में। तो मुझे उस पीड़ा को भी साथ ही साथ पढ़ाई के अलावा दूर करना पड़ता है। तो कई बार क्या है, मैं अपने को जो है ये टीचर कम बल्कि सोशल साइंटिस्ट ज़्यादा कहता हूँ अपने आप को। जी, अच्छा। जी, जी, जी। मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे आप खुद ही जॉब में इतने बिज़ी रहते होंगे, जी। तो आप नौकरी करते हुए कैसे समय निकाल पाते हैं ये बच्चों के लिए? जी, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सही मायने मायने में बोला जाए, तो हमारा जॉब भी जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, और पूरे 24 घंटे उसमें की डिमांड की जाती है उसमें, कि जब भी आप इस ऐसे जगह होना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वो समय का देखा नहीं जाता है कि आपको नहीं शनिवार छुट्टी है, या रात 8 बज गया, या दूसरे ऑफिसेज़ टाइप के नहीं है कि हमको 6 बजे
छुट्टी है घर चले जाएंगी। तो मुझे बहुत इसके लिए दिक्कत होती है। लेकिन फिर वही आपको जो मैं बता रहा था बार बार कि अगर आपके मन में कोई संकल्प लिया है आपने, कोई किसी भाव को आपने एक रखा था। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक हिंदी में बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं फिराद बुरपुरी साहब जी। तो इन्होंने क्या हुआ था कि अपने जीवन में शुरुआत में जब अपने यंग टाइम में जवानी एक मुस्लिम महिला से शादी की। तो आसपास के सभी लोग जब जिन उनको पता चला, आसपास के लोग भी भाई बाद में भी उनको काफ़ी उसकी चीज़ के लिए तारीफ़ें करते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल कायम किया कि आपने एक मुस्लिम हिंदू होते हुए मुस्लिम से शादी। तो उन्होंने वही बात बोला कि मैं उस महिला से मुस्लिम होने या उस लड़की से मुस्लिम होने के कारण शादी नहीं किया। मैंने शादी इसलिए किया कि मुझे उससे प्यार था। ठीक है? तो इसलिए तो मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई महान बनने के लिए या जॉब से ये करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सच में इस काम से प्यार है। अब मेरे लिए क्या है, ये एक रोज़ी की साँस हो गया, सोचिए जीवन का आधार हो गया। जैसे लोग साँस लेते हैं उसी तरह मेरे भी ये है कि नहीं, मैं बच्चों को मुझे पढ़ाना है। आपको पूजा जी बहुत आश्चर्य होगा कि शुरू में जैसे मैंने बताया था, आपने पूछा भी था चैलेंजेस क्या है करते हो, जैसा मैंने बताया था कि शुरू में लोग अनदेखा किए, ताना देते थे, मजाक उड़ाते थे। तो इन ताने देने का जो क्रम था या मजाक उड़ाने का क्रम था या लोगों का नहीं जुड़ने से मेरे साथ क्रम था, ये लगभग 20 वर्ष तक चले। अच्छा। लगभग 20 इन 25 सालों में 20 साल ऐसा रहा जब मैंने 365 दिन हर दिन मैंने क्लास बच्चों को पढ़ाया है। जी। मेरा काम रूटीन ऐसा होता था कि मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था, शाम को हमारे क्लास जो उस समय बंगाली कालीबाड़ी में लगती थी, स्कूल के बाद का समय वो 2 घंटे का देते थे, 6 से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। उस 2 या 3 घंटे में मैं वहाँ जाके पढ़ाता था। फिर वहाँ पढ़ाने के बाद फिर घर जाता था, घर जाके सोता था, फिर सुबह उठ के फिर यही। इन 20 सालों में मैंने कोई सामाजिक समारोह या व्यक्तिगत समारोह या इस तरह कोई पार्टी, फंक्शन, किसी रिश्तेदार के घर जाना, कुछ भी नहीं। टोटली मेरे लिए सब ये सिर्फ पढ़ाना था। और सच में पूजा जी ऐसा करते हुए आज मुझे ऐसा लगता है, जब आपने पूछा तो लगता है कि हाँ, मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। लेकिन उस समय लगता था नहीं, मेरा रूटीन है, यही मेरा काम है ना? चाहे घर वाले मैंने वाइफ हैं वो चिल्ला रही है, अरे उन लोग क्या रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं, आते ही नहीं हो, बहुत घमंडी हो गए हो, है ना? तो उस समय वो सब चीज़ ध्यान जाता ही नहीं था। नहीं लगता था नहीं, मुझे तो ये काम करना, बच्चे इंतज़ार कर, है ना? क्योंकि उस समय कोई टीचर भी नहीं था, हमारे पास कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। और मैंने ये भी किया था कि हमारी कोचिंंग की एक ख़ासियत है, वो लगे हाथ इस मैं बता दूँ। ये हमारा कोचिंग जिस दिन से शुरू हुआ है, जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज तक, हमारे कोचिंग में कोई संडे और अच्छा। किसी की छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हमारे कोई त्योहारों की। कोई त्योहार कुछ नहीं। हमारे यहाँ पूरे 365 दिन क्लास चलता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, बल्कि क्लास के अलावा हम संडे को तो संडे मोटिवेशनल क्लास के नाम से, संडे स्पेशल क्लास के नाम से उनको और उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। अच्छा जी। जी। तो आपने तन, मन, धन पूरा जी, 20 साल पूरा के समर्पित लिए कर दिया। जी, समर्पित कर। 20 साल समर्पित किए। उसके बाद जो है धीरे-धीरे अब लोगों को जब जैसे बोला गया, पहले भी बोला था, जैसे गांधी जी बोले, अंत में लोग अपना लेंगे आपको। अब जो उसमें जो धीरे-धीरे लोगों ने जुड़ना शुरू किया। अब मेरे पास जो है एक टीम है, तो मेरे पास जो बैंक में मैनेजर हैं, कॉलेज में प्रोफ़ेसर्स हैं या कहीं और एजी ऑफ़िस में अलग-अलग जगहों में जो गवर्नमेंट जॉब में सफल हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोग आके फिर उनको लगा कि नहीं, ये कॉज़ बहुत नोबल कॉज़ है। और एक प्रकार से समझिए, एक प्रकार की परीक्षा भी हो गई। जी। अग्नि परीक्षा भी मेरी थी कि लोगों को, क्योंकि शुरू में तो लगता था कि नहीं, मैं कोई विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, कोई सम्मान पाने के लिए, पुरस्कार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको लगा नहीं, ये सबसे परे हैं, वो सबसे ज़रूरत ही नहीं इनको कोई। तब उन्होंने जब देखा, तब धीरे-धीरे उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया। और सब खुद से खुद स्वेच्छा से उन लोग आते हैं मेरे पास और उन लोग आके उन लोग पढ़ा रहे हैं अपने। और इसीलिए हमारे क्लास में, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले जो एक आपको बोला था कि हमारे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग जी। है, वो इसीलिए बोला था कि हमारे पास जो पढ़ाने वाले अधिकांशतः, अभी थोड़े बहुत कुछ जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकांशतः वही लोग हैं जो सफल हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देके सफल हुए, वही पढ़ाते हैं। तो जो सफल हुआ है अगर वो पढ़ाएगा तो नेचुरली बहुत तो है, अच्छा रहेगा, वो तो है बिल्कुल। है ना? और सबसे बड़ी बात है, वो निःशुल्क, उनको कोई पैसों की लालच नहीं है, वो सेवा निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं। तो निस्वार्थ जो सेवा देगा वो तो नेचुरली वो पूरे वो मन अपने से देगा। बेहतर चीज़ ही देगा। अगर हम, हो सकता है कि अगर किसी को सैलरी देते
तो ये हो सकता है कि नहीं, नहीं मुझे तो वहाँ इतना मिल रहा, आपके यहाँ कम मिल रहा तो मैं यहाँ नहीं करूँगा या कम ही दूँगा ऐसे। जब जिसको कुछ चाहिए ही नहीं सामने वाले को, तो फिर वो तो अपना पूरा ही देगा। और वो भी कहीं न कहीं मेरे इस भाव से वो भी ये वो कनेक्ट हुए हैं, उनको भी लगता है नहीं, नहीं राजीव जो कर रहे हैं सही है। हमारा भी कहीं न कहीं उद्देश्य यही है कि समाज में ऐसे बच्चे आगे बढ़ें, जी, बिल्कुल। तो यही हम प्रयास करते हैं। सर, तो पढ़ाई तो एक पार्ट हो गया, लेकिन ये जो बच्चे आर्थिक कमज़ोर रूप के बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ग्रूमिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या सकते हैं? जी, देखिए बिल्कुल देखिए हमारा जो कोचिंग आप बोल सकते हैं, ये जो कोचिंग दूसरे कोचिंग से इस नाते अंतर है दूसरे कोचिंग से कि बाकी कोचिंग में क्या होता है सिर्फ़ पढ़ाई होता है। वो आते हैं, तय समय उनका शेड्यूल रहता है, बैच रहता है, इस बैच में आएँगे, पढ़ेंगे और उसके बाद वो चले जाएँ। वहाँ टीचर्स भी वैसे रहते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे में क्या है, हमारा मैंने जैसे बताया आपने बोला भी, है ना? ऐसा नहीं है कि सब आज कम से कम ऐसा है कि सिर्फ़ वंचित वर्ग के बच्चे, कमज़ोर वर्ग के बच्चे ही आ रहे हैं। अब जब धीरे-धीरे उनको पता चला इस कोचिंग के बारे में, हालाँकि पहले से तो शंका यही रहती है कि फ्री में है, तो कुछ नहीं। कोई आदमी लाखों ले रहा है ना? कोचिंग और एक आदमी फ्री चला रहा है या कुछ नहीं है, अभी नॉमिनल कुछ ही, तो वो क्या होगा वहाँ पर। लेकिन अब जब धीरे-धीरे उनको पता चला कि नहीं ऐसे अब तो सभी लोग सब बच्चे भी धीरे-धीरे आ रहे हैं जो वास्तव में सीरियस पढ़ाई करते हैं। तो आपने जैसे बोला मैं पूजा जी एक बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, है ना? आपका खुद का भी अनुभव होगा। देखिए पढ़ाई से जो है आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। ये आप पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, सफलता मिल सकती है। लेकिन जीवन को कैसे जीना है? जहाँ जिस नौकरी में आपका चयन हुआ है, जिस पद पर आपका चयन हुआ है, वहाँ किस तरह से आप उस पद के अनुसार, गरिमा के अनुसार या पद पे जो डिमांड है, उसके अनुसार कैसे काम करेंगे? ये आपको किसी किताब में या कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन्स में नहीं मिलेगी, है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर कोशिश ये प्रयास हमारा ये रहता है कि पहला तो है कि हम नियमित तौर पर हर संडे जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा कोई क्लास की छुट्टी नहीं, 365 दिन है। तो इसीलिए हर संडे को हम क्या करते हैं, एक संडे स्पेशल क्लास के नाम से। अच्छा। इस संडे स्पेशल क्लास में क्या होता है, बच्चों को नॉर्मल पढ़ाया नहीं जाता इस दिन। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, समाज में एक ऐसी शख्सियत को, जिन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक मनोरंजन के क्षेत्र में हो या खेल-कूद के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने शिखर पर पहुँचे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो इस क्रम में हम चाहे पढ़ाई में जैसे यूपीएससी के द्वारा आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में जो चयनित लोग हैं, आईआरएस के रूप में चयनित हैं, उनको बुलाते हैं। या तो फिर पीएससी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और बड़े अधिकारी बन जाएँ, उनको बुलाते हैं। ये तो शिक्षा का बात हो गया। हम ये कहते हैं कभी-कभी कि नहीं जो फ़िल्मों में आपने कोई अच्छे आप कोई फ़िल्म स्टार हैं, कोई अच्छे सुपरस्टार हैं फ़िल्मों में, ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, प्रोड्यूसर हैं उनको बुलाते हैं। उसी तरह से हम के इसमें साहित्य में अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, उनको भी जो काफ़ी नामचीन लेखक हैं, उनको उनको हम बुलाते हैं। फिर उसी तरह खेल-कूद की दुनिया से भी लोग या कोई और आपने साहसी काम किया, कोई माउंटेनियरिंग किया, कोई अच्छा काम किया जीवन में, तो ऐसे लोगों या आपको जीवन में बहुत सारी असफल चुनौतियाँ मिली आपके या उसी समाज, उसी वर्ग के बच्चे जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़े, तो उनको भी हम बुलाते हैं, ताकि बच्चों के मन में ये हो कि हमको पढ़ाई तो करनी है, साथ में कैसे हम अपने आप को हमारा पर्सनैलिटी भी साथ ही साथ कैसे डेवलप होगा। हमारे इसीलिए हम ये बार-बार बोलते हैं कि हम जो है, यहाँ पर हमारे युवा में जो है, हमारी संस्था में युवा में, हम सिर्फ़ कोचिंग ही नहीं देते हैं, सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव कोचिंग ही नहीं देते हैं, बल्कि हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। हमारा बोलने का मकसद ये है। और साथ ही साथ आपको मैं पूजा जी इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, ये तो संडे नियमित क्लास का बताया जिसमें हम संडे स्पेशल क्लास के रूप में शख्सियत को आमंत्रित करना और उनसे सवाल-जवाब के माध्यम से बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कोशिश हमारा ये रहता है कि हर 2 महीना 3 महीने में जो पढ़ाई का कुछ ज़्यादा पढ़ लिए बच्चे ऐसा लगता है उनको भी, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं न कहीं घूमने निकल जाते हैं बच्चों को। कोई न कोई जैसे छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी प्रदेश है हमारी, उसमें कोई सांस्कृतिक स्थान है, कोई ऐसा जगह है जो देखने लायक है, मनोरम दृश्य है, कोई झरने हैं, झील है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद, जहाँ भी ऐसा है, हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण के रूप में इन लोगों को करवाता है। उसके अलावा फिर हम लोग न सिर्फ यहाँ पर बल्कि हम आस-पास में भी जैसे मध्य प्रदेश में मान लीजिए कानड़ या खजुराहो, वहाँ भी हम लोग ले रहे हैं हाँ, अलग-अलग जगह, कोई छत्तीसगढ़ आरंग है, बस्तर है, सिरपुर है,
हर जगह हम ले जाते हैं, ताकि क्योंकि हमारा हमेशा मानना है, मेरे व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि बच्चा पढ़ने से ज़्यादा घूमने से सीखता सही बात। है ना? पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाई किताब में उतनी चीज़ें नहीं मिलेगी। जब घूमने के लिए जब निकलता है घर से, तो क्या करता है, वो जो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाता है, पहली बार उसे घर के जैसा टाइमली खाना मिल जाएगा, टाइमली सोना मिल जाए सो पाएगा, ऐसा हो नहीं पाता है ना? तो इन चुनौतियों को भी वो कैसे कर रहा था। फिर साथ में जब ग्रुप के साथ जाता है, तो उसके साथ कैसे कम्युनल फीलिंग आती है, माने जो कम्युनिटी वाली फीलिंग कैसी आती है कि हम लोग जो है साथ में मिलकर हम लोग जा रहे हैं। अरे किसी किसी ने खाया नहीं, किसी को हो सकता है पैर दर्द लग गया, या जाने आने में दौरान या कुछ खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है। सोशल स्किल्स। यस, हाँ, ये सब सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स हम उसके माध्यम से उस तरह से भी सिखाते चलते हैं साथ में। तो हमारा जो है इसीलिए सिर्फ हम अगर कोई बोले हमको कि आप युवा जो है एक कोचिंग संस्था है, तो वो ये नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि और कोई भी कोचिंग संस्था इस तरह का कोई काम कभी नहीं करती और सोच भी नहीं पाएगी जिस तरह से हमारा सोच है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, और कई बार ये भी देखने को मिला है कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है बच्चों में कि वो कई बार गलत राह में निकल पड़ता है। जी, जी। बिल्कुल। जी। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है। आज के तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का ज़माना चल रहा है, ये आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि आम तौर पर हर बच्चे जो भी मेरे पास आते हैं या जो भी आस-पास में मैं देखता हूँ स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के साथ ये समस्या है। इसीलिए आम तौर पर हम देखते हैं बहुत सारी जो है बच्चे जो है इधर नशे के इसमें, या तो बोल सकते हैं कि माँ ने बच्चे को मोबाइल के लिए डाँटा, नहीं देखो, उसमें बच्चा सुसाइड कर लेता है। इस तरह से बहुत बहुत सारी घटनाएँ होती है। इसका तो मैं एक आपको बताऊँगा कि एक पुस्तक ही इस नाम से है, सुसाइड नाम से एक पुस्तक है उसमें उसमें लिखा गया था कि भई तो पहले जो 1950 के दशक में या पहले आज से 50 साल पहले के दशक में जो जिस तरह था, उस समय क्या था कि हमको जो है हमारा जीवन जो है, सोसाइटी जो है, हमारे समाज जो है, हमारे धर्म जो है, हमको जीवन का उद्देश्य बताते थे कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए। समाज में ऐसे आदर्श हुआ करते थे कि हम लोग उनसे सीखते थे, है ना? मुझे आज भी याद आता है कि हमारे घर में जो है, जब बचपन में छोटे समय में पता चला कि सोमवार के दिन हम लोग रात में खाना नहीं बनता था, खाना नहीं खाते थे उस दिन। बाकी सब दिन तो 2 वक़्त का खाना खाते थे, लेकिन उस दिन जो है सोमवार को सिर्फ़ दोपहर का आप खाना खाएँ, उसके बाद कुछ नहीं खाना, ये है। तो मैं चूँकि हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं शायद हो सकता है कि ये शायद हम लोग शायद भगवान शिव जी को मानते हैं, सोमवार को शिव जी का मानते हैं, तो हो सकता है शायद इसलिए उपवास करना है इसीलिए करके। जब बाद में धीरे-धीरे बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि भारत में उस समय 1970 का दशक में खाद्यान्न का बहुत संकट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने खाने का उतने उपलब्ध नहीं थे। अमेरिका को जो है हमने ये किया था, अमेरिका ने भी हमको ये देने से मना कर दिया था, खाद्यान्न अनाज देने से मना कर दिया था। तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जी। तो उनका जिन्होंने जय जवान जय जी, किसान जी। से नारा ये था, उन्होंने नारा दिया था कि हम लोग प्रत्येक भारतीय सोमवार को इस सप्ताह में 1 दिन इस तरह से एक उपवास कर ले। ये वो तो 1966 के आसपास के समय में उन्होंने दिया था, उस समय की जो देखते हुए। लेकिन बाद में वो चीज़ कंटिन्यू कर गया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बाद में, मुझे तो पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ, फिर बाद में जब इस लायक हुआ, माता-पिता से जब बात कर पाए या देखा कि हमारे आस-पास सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, तब समझ में आया कि देखिए ये प्रधानमंत्री थे, है ना? उनके ये आह्वान मात्र से लोगों ने अपने जीवन में रूटीन में, डेली रूटीन में ऐसे चीज को इनकलकेट किया, अपने अंदर डाला, वो चीज दशकों तक चलती रही। वो बात है ना, पर लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो बोला वो भावना जल्दी विद्यमान रही। वो चीज लोग इतना मानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आज उस तरह के न समाज में कोई नेता रहे, ना कोई ऐसे समाज में ऐसे कोई डारा संत कोई ऐसे हुए जो जिनके बातों को लोग उतना गहराई से अमल करें। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि लोग और ये करते हों। तो उसी सुसाइड किताब में यही लिखा है कि आज जो है दुनिया जो है उपभोक्तावाद की तरफ जा रही है। आर्थिक उदारीकरण और ये सब होने से उपभोक्ता, आज आप देख सकते हैं कि हम पहले लाला जी के दुकान जाते थे, घर में जो बोला जाता था भाई नमक नहीं है, शक्कर नहीं है, हम तो अब ले आते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि आज सभी जगह देखेंगे आप,
पूरे सामान सब डिस्प्ले रहता है, आपको खुद जाना लेना, उठाना। जो जनरली मॉल्स और ये सब में देख सकते हैं। अब तो आमतौर पर इस तरह से डिपार्टमेंट स्टोर भी इस तरह हो गया है कि आप खुद ही जाके सामान लेते हैं। तो अब जब आप इस तरह से सामान जब आप लेने जाते हो तो आप पूजा जी, आप एक चीज़ आपने भी गौर किया होगा कि आप लेना तो आपको 2 सामान था, लेकिन आपके बास्केट में 10 सामान जी, आ जाता है। पता चला वो ज़रूरत भी नहीं, फिर भी उसको आप हाँ, ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम धीरे-धीरे उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को वही चीज़, ये समाज में न सिर्फ हम बड़ों का बल्कि बच्चों के अंदर भी, सबके अंदर ये बात आ गई कि सभी लोग ये चाह रहे हैं कि हमको जो है कि हम एक, उन्होंने तय कर लिया, उनके समाज में आस-पास लोगों ने, दोस्तों ने तय कर लिया, भई बच्चा पढ़ रहा है तो ये बन जाएगा। इसको ये पोस्ट है, आईएएस कलेक्टर बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बस उनके अंदर क्या हो गया कि अब एक उनकी उम्मीद और जो अवसर है, वो दोनों के अंदर बहुत बड़ा एक फासला हो उनके बीच। और ये फासला जब बनता है तब इसी से क्या होता है कि तनाव होता है कि जब आप सोचते हैं कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और आता है, आपके मन मुताबिक नहीं आता है, तो तनाव उसी से आता जी, बिल्कुल। है ना? और बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि वो इसको, इस क्या तनाव को कैसे हैंडल करें, कैसे झेले, किस तरह से उसका ये करें। बस वो क्या करते हैं, वो चूँकि अब मैंने जैसे बताया कि आपको सब लोग तुरंत-तुरंत चाहते हैं कि नतीजे और ये सब, और मिलता नहीं है। बस उन लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कुछ हम आत्महत्या या गलत नशे, यही सब राहों में निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, हालाँकि मेरे शायद संभवतः मैं उस समय बता नहीं पाया, लेकिन आज आपका जो भी क्वेश्चन आया अभी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हम जो ये बच्चों को अलग-अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, चाहे संडे क्लास के रूप में, कहीं उनको घुमाने के रूप में। हालाँकि मैं उस समय बताना रह गया, हम लोग कोशिश करते हैं राष्ट्रीय पर्व में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को आमतौर पर जो शासकीय छुट्टी होती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहते हैं, है ना? लोग सोचते हैं कि हम 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहरा दिए, वंदे जन गण मन गा दिया और खत्म हो गया। हम ऐसे नहीं करते हैं। हम उस दिन क्या करते हैं, बच्चों को लेके समाज में कोई भी एक रचनात्मक काम, अच्छा। चाहे तालाब की सफाई हो, चाहे गौशाला की सफाई हो, कुछ ना कुछ में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों से, जो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है ना, इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमारा युवा कोचिंग नहीं, ये परिवार है। उसका मकसद यही है कि हम बच्चों को जो है ना, कभी भी उसको अलग-थलग नहीं होने देते। बच्चे हमेशा, जो भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी आप, हम लोग जब यहाँ बात कर रहे होंगे तब हम, आप देख सकते हैं, हमारे कोई जाके पता भी कर सकता है, हमारे संस्था में अभी बच्चे लोग आपस में मिल के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। नहीं, इसको इंग्लिश नहीं आता, वो इंग्लिश उसको पढ़ा रहा है, उसको मैथ्स में वीकनेस है तो मैथ्स दूसरा पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आपस में लोग मिल-जुल के पढ़ते हैं। तो आमतौर पर हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएँ थोड़ी-सी जो है, उसको हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, लेकिन हम उसको हैंडल इस तरीके किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। हम लोग बच्चों के अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, है ना? अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई और परीक्षा दो, तुम सफल हो, है ना? हमने बच्चे को जो है एक मशीन नहीं बनाया। हम बच्चे को एक इंसान के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि हमने तुमको, जैसे गन्ना होता है कि गन्ने को इधर से दार मशीन में डाला और उधर जूस तैयार हो गया। हो गया। तो हर आजकल माँ-बाप का, सबका यही है कि मेरा बच्चा है, मैंने इधर उसको इस कोचिंग में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, इस कॉलेज में डाल दिया, इस इंस्टीट्यूट में डाल दिया, अब अगला वहाँ से मेरा बच्चा सफल होकर निकलेगा। और मैं तो बोलता हूँ पूजा जी, वास्तव में इतनी भयावह स्थिति है कि ऐसे जो बच्चे, माँ-पिता जी जो ऐसा सोचते हैं, और वैसे बच्चे जो वाक़ई में कुछ निकलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करेगा नहीं निकलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लेकिन वो बच्चे समाज के लिए, मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत रूप से तो बहुत बड़े ऑफ़िसर हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर बन गए। लेकिन समाज के लिए वो कोई अच्छा कार्य में। काम करेंगे, ऐसा मुझे शक है, संदेह है। ठीक। सर, मैंने सुना है कि आपके कोचिंग में लड़के लड़कियों का अगर कंपैरिजन करें तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, और जो सक्सेस रेट है या जो बच्चे पास होकर निकले हैं उसमें भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों? जी। नहीं, अक्सर मैंने जैसे बताया पूजा जी आपको कि मैं जो है ये काम जो है, एक पैशन के लिए कर रहा हूँ। कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। अगर वास्तव में पैसे कमाने के लिए किया होता, तो शायद आज मेरे क्लास में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा होती, है ना? लेकिन मैं जो है, चूँकि पैशन के लिए कर रहा हूँ, तो एक मेरा प्रयास रहता है किसी तरह बच्चियों को अपने क्लास में आकर्षित करूँ। चाहे इसके लिए मैं खुद उनके माँ-पिता से जाके बात करके उनको वहाँ से उनके घर से निकाल के लाने का काम करता हूँ, ताकि यहाँ, और बच्चियाँ भी देखती हैं। सबसे बड़ी बात है
चूँकि आप एक खुद एक महिला हैं तो आप तो इस चीज़ को जानती हैं कि अक्सर जो बोला जाता है ईश्वर का एक देन है कि जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, चाहे वो बहुत छोटी उम्र की हों या बड़ी हों, एक बार एक अपने नज़र से एक बार देखती हैं, तो किसी भी पुरुष का या किसी भी इंसान का, वो पूरे उसका आकलन कर लेती हैं, उसके मन में क्या चल रहा है इस समय, उनके सिर्फ़ वो आँख से ही शायद मैं समझता हूँ इसको गॉड गिफ्ट एक्स-रे वाला जो ये है वो चीज़ है ना। तो कहीं न कहीं बच्चियों को ये लगता है कि जो हमारे सर हैं, जो ये हम नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है जो समाज में, उनके परिवार में जो माहौल नहीं है, वो सुरक्षित माहौल नहीं है। वो सुरक्षा कहीं न कहीं उनको यहाँ पर मिलता है, उनको अपनापन मिलता है। इसीलिए बगैर मैं तो हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को घर जाऊँ, कुछ लोगों को बोलूँ, कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ कि आने के लिए। लेकिन इतनी संख्या में लड़कियाँ आती हैं और इतने अपने समझिए निश्चिंतता के साथ पढ़ती हैं, एक्टिविटी करती हैं, उनको कभी ये नहीं लगता है कि नहीं, यहाँ पर पता नहीं कोई हमारे साथ क्या व्यवहार कर लेगा, क्या नहीं है। बड़ा सुरक्षित माहौल में हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या है कि मैं आपको बोलना चाहूँगा पूजा जी कि आपने भी शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा, बीइंग एक लड़की के होने के नाते, एक महिला होने के नाते, कि दरअसल क्या होता है बच्चियों के साथ एक बहुत चुनौती होती है बचपन से ही। हाँ। एक उनको बताया जाता है कि भई तुम एक पराया धन, तुम्हारा तो हम कुछ दिन में शादी कर देंगे, उसके बाद विदा कर देंगे, है ना? तो उसके मन में बचपन से एक भावना लेके रहती है कि नहीं, मैं जो घर जिस घर में रह रही हूँ, मैं वहाँ के लिए अपनी नहीं हूँ, मेरा घर तो कोई और है। मेरे माँ-पिताजी या जो भी है कुछ समय के लिए मेरे साथ है। इस तरह से मन में डाला जाता है और वही इसमें एक बड़े विचारक हुए हैं साइमन डी बोवर, उनका हमेशा एक कहना था कि भई लड़कियों के साथ ये अपेक्षा की जाती है कि उनका पंख भी काट दो और ये उम्मीद करो कि आप उड़े भी, है ना? तो दोनों चीज़ संभव नहीं। एक मैं व्यक्तिगत अपने युवा से ही उदाहरण देता हूँ। एक मेरे क्लास में एक बच्ची आती थी पढ़ने के लिए, तो लगभग जब 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरे पास नहीं आई, वो मेरे पास नहीं आने के पहले की बात बताओ, जब 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके 2 भाई थे। उसने अपने माँ को, पिताजी को ही बोला कि माँ मेरा तो जो जीवन है, वो तो जो भी हो जैसा भी हो चला निकल गया, लेकिन मेरे छोटे भाइयों को प्रयास करें कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएँ उसको, है ना? एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सोचिए बोल रही है ना? जबकि उनके भाई जो हैं उस समय 5वीं 6वीं में जो पढ़ रहे हैं, वो उसको ये अनुभव हुआ, उसने जो 12वीं क्लास तक में जो देखा दुनिया को, उसके बाद उसको ये लगा कि नहीं, इंग्लिश पढ़ने से, इंग्लिश मीडियम पढ़ने से बच्चे ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। तो उसने उस समय भी देखिए भाव देखिए, मैं वही हमेशा बोलता हूँ, तो उसके भाव देखिए, वो चाहती है कि घर वाले जो हैं, चूँकि उनको मालूम है घर वालों को भी कि जो भी हमारे बेटे ही जो वो हमारे लिए आगे आगे बढ़ेंगे, करेंगे, हमारे परिवार को सँभालेंगे। तो इसीलिए वो भी चाह रही कि हम मेरे भाई आगे बढ़ जाएँ जीवन में, है ना? मेरा तो जीवन हो गया। यानी 12वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची, जिनके पास अनंत संभावनाएँ है। हैं, थी उस समय, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने को सोच रही कि मेरा जीवन हो गया। सोचिए ऐसी बच्चियों को जब हम एक माहौल देते हैं पढ़ने के लिए, उनके मन में एक आत्मविश्वास जगाते हैं कि नहीं बेटा तुम भी आगे बढ़ सकती हो, तुम भी आगे बढ़ सकती हो, है ना? और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जिसमें पता चला उस घर में भाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन बहन ने जो है परिवार को अपने माँ-पिता से सँभालते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा और जब इस तरह की उदाहरणें जब दूसरी बच्चियाँ देखती हैं और सबसे बड़ी बात है मैंने बताया ना कि मेरा जो क्लास का या मेरा जो कोचिंग का विज्ञापन कहीं नहीं होता है। ना कोई रेडियो में चलता, ना टीवी में, ना पेपर में, ना होर्डिंग लगा। मैं बताया ना कि मेरा जो क्लास का विज्ञापन वही बच्चे होते हैं जो यहाँ से पढ़े हो, यहाँ से पढ़कर सफल हुए। जब वो देखते हैं कि नहीं, फलाना दीदी आती थी, उनके साथ ये दिक्कत थी और उनके साथ ऐसा हुआ, है ना? तो नेचुरली लोग खींचे चले आते। मेरे पास एक बच्ची आती थी तो उनके पिताजी और घर वाले बहुत खुश नहीं होते रहते थे कि उनका कहना था कि भाई पढ़ाई बंद करो, पढ़ोगी तो फिर हम लोग शादी में दिक्कत हो जाएगी। वो काफ़ी गरीब एकदम निर्धनतम परिवार से। तो वो जब आती थी तो आस-पास के मोहल्ले वाले जहाँ पर भी जो इस मोहल्ले में रहती थी जिस इलाके में भी वहाँ के लोग भी सोचते थे हाँ, पता नहीं कहाँ लड़की जा रही, क्या करने जा रही। कभी-कभी कुछ लड़के आते हैं उसको छोड़ने के लिए अकेले, लेकिन कहाँ जाती है पता नहीं, कोई भैया सर के यहाँ जाती है करके। लेकिन जब उस बच्ची ने जब उनके घर में उस समय उनके पिताजी समझिए एक साधारण चौकीदार थे। लेकिन जब उस बच्ची ने पहली बार नौकरी अर्जित किया, सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी से जो उसको पहला वेतन मिला,
तो आस-पास में समझ लीजिए उस इलाके में पूरा चर्चा का विषय हो गया है। क्योंकि वहाँ लड़के ही ना जॉब लड़के भी जॉब नहीं करते। है ना? मतलब मैं रायपुर की ही बात कर रहा हूँ। रायपुर में ही एक ऐसा भी लगा था, उस इलाके में लड़के भी जॉब नहीं करते। कोई ड्राइवरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई साफ-सफाई कर रहा, कोई कार धो रहा, कोई कुछ कर रहा इस तरह से। वैसे में लड़की का सफल हो जाना और जॉब करना पूरा समझिए ऐसा हो गया, उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस वहाँ पर उस ज बच्ची जिस मोहल्ले में रहती थी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जबकि मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन उनके घर वाले उनको भी भेजने लगे कि नहीं-नहीं जाइए, वो पता नहीं वो वही। ये लड़की जाती थी, पता नहीं कौन-सा ऐसा जगह में, जो पता नहीं कौन-सा सर भगवान है, क्या है, वो क्या चमत्कार करते हैं, तो हमारे बच्चों का भी भला हो जाए। तो देखिए इस तरह से समाज में जो है ना लोग ये करते हैं। तो ठीक लड़कियों के साथ भी वही बात है, जब एक किसी के साथ हुआ, दूसरे ने देखा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ पूजा जी, एक बहुत बड़ा इस चीज़ में एक चुनौती रखती है कि कहीं भी एक छोटा-सा आक्षेप भी आपको पूरा चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन उसी तरह से मान लीजिए यही वर्ड ऑफ माउथ लोगों के मन में, एक लड़की जब दूसरे को बोलती है नहीं-नहीं वहाँ तो हम ये है, बहुत सुरक्षित माहौल, बहुत अच्छा रहता है। सर हमें पिता की तरह रखते हैं, बच्चों की तरह देखते हैं, तो उनको जो है मन में विश्वास आता है। तो इस और मेरे इस व्यवहार के कारण जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी, उन लोगों के मन में भी कभी कोई गलत भावना नहीं। इसलिए घर वाले भी क्या है बहुत निश्चिंता से भेजते हैं। जैसे आजकल के दिन में युवा बच्चों को जो है लड़के-लड़कियों के एक साथ रखना, घर वाले भी घबरा जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो सब पूरा उनके झुंड है और साथ में घूमते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो कोई कभी इस तरह की परेशानी नहीं आई। यही एक कारण है कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सर, जो आपके यहाँ से बच्चे पास होके जाते हैं, कहीं-कहीं बड़े-बड़े पदों पे रहते हैं, अधिकारी के तौर पे रहते हैं, तो फिर वो वापस क्या आते हैं? कुछ उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है आपके इंस्टीट्यूट में? दरअसल पूजा जी आम तौर पर बोला जाता है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सफल होते हैं, तो वो उन परिंदों की तरह होते हैं जो घोंसलों में वापस नहीं लौट। अक्सर हम समाज में भी वही देखते यही हैं, देखते हैं। माँ-पिताजी जो है ना, माँ-पिताजी इतना मेहनत से अपने बच्चों के लिए कि दाना इकट्ठा करते हैं, उनके लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन वही बच्चे माँ-पिताजी को छोड़ के चले जी। जाते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन लेकिन मेरे साथ ठीक इसका उल्टा है। अच्छा। हाँ, चूँकि बच्चे क्या है जब हमारे पास आते हैं, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ हो जाती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि एक पूरी प्रक्रिया चलती है। उनके साथ हम पर्व त्योहार मनाते हैं, दिवाली, होली अक्सर हम साथ ही मनाते हैं। इसलिए बच्चों को ये नहीं होती। ये बस वही मैं बताया, क्योंकि मैं बताया ना बच्चों के पास क्या है कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों के माँ-पिताजी छोड़ दीजिए, उनके पुरखे भी पढ़े भी लिखे भी नहीं होते हैं, पढ़ाई-लिखाई भी उन्होंने नहीं की होती है, ना ही वो कहीं रोज़गार किए हों। छोटे भूमिहीन, किसान, मज़दूर इस तरह का परिवार, और बाकी जो बड़े घरों से भी, जो आर्थिक रूप से संपन्न घरों से भी आते हैं लोग, लेकिन वो धीरे-धीरे इस व्यवस्था में वो भी रम जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है पर्व त्योहार की, चूँकि मैं देखता हूँ कि वो दिवाली में उस तरह से नहीं मना पाएँगे, तो हम लोग साथ ही में अपने साथ एक ही साथ हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, एक ही साथ मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनको एहसास होता है कि ये हम भी मना रहे हैं, हम भी मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी दिवाली मना रहा हूँ, ये फीलिंग लाने के लिए। तो जब इस तरह से जब ये बच्चे इस पूरे प्रक्रिया से हम साथ घूम रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं, साथ कोई काम कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर इस प्रक्रिया में ये आ जाती है कि वो कहीं न कहीं इस युवक को जो है, वो ये नहीं समझता है कोचिंग है। वो सोचता है कि ये हमारा परिवार है, मैं इससे जुड़ा हूँ। तो इसीलिए जो आज तक वास्तव में जो संस्था चल रही है, ये इन्हीं बच्चों की वजह से चल रही है। क्योंकि इन बच्चों में जो भी सफल होके जाते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं, या तो आपको जो है लौटते तो सभी हैं, वो क्या करते हैं, कोई गाइडेंस दे देता है। कोई हमारे यहाँ मेंटरशिप करके एक स्कीम मेंटरशिप भी है। उसमें क्या होता है कि जो पुराने बच्चे जो सफल हो गए, वो जो नए बच्चे आते हैं, उनमें से एक बच्चे का वो मेंटर बन जाता है। अच्छा। ताकि उनको ये है कि ऑफिस का फ़ोन आपका छूट जाए तो छूट जाए, चल जाएगा। लेकिन उस बच्चे का जो फ़ोन आपको चौबीसों घंटे में उठाना पड़ेगा, कभी भी जब भी चलेगा। कॉल आए तो। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पहले थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे इमोशनल स्ट्रेस वाली बात भी, उस समय भी वो दूर हो जाता है और पढ़ाई का गाइडेंस भी रहता है। सही बात। और साथ में वो बच्चा भी ये देखता है कि ये बच्चा को मैंने टास्क दिया था पढ़ने के लिए, वहीं से होमवर्क देते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, ये चीज़ करनी है। तो बच्चे को उस तरह से रहता है। और हमेशा जैसे एक किताब भी है, गिफ्ट करके एक किताब है, उसमें गिफ्ट इकोनॉमी के बारे में, गिफ्ट
अर्थशास्त्र के बारे में बनी है, उसमें बोला गया है कि हमेशा सिर्फ लेना ही लेना नहीं, जीवन में देने से भी उसका जो सुख और आनंद मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। और हमारे खासकर सनातन धर्म में भी आप देखेंगे कि कई सारे हमने ऋणों का उल्लेख किया, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य गुरु ऋण, है ना, यहाँ तक कि वृक्ष ऋणों की हम बात करते हैं कि भाई हम लोग के फिलॉसफी में ये बात है कि कहीं ना कहीं हम जो हमने माँ से, परिवार से अपने से लिखा लिया, भाई से बहन से कुछ सीखा, गुरु से कुछ सीखा, तो हमको उसको पे बैक भी करना है। तो यही चीज़ हमारे बच्चे भी करते हैं। तो उन लोग जो जिनका संभव हुआ, जो रायपुर में आसपास में रहते हैं या जो छुट्टियों में आते हैं, वो क्लास लेते हैं, वो बच्चों को क्लास लेते हैं। जो यहाँ रायपुर में रहते हैं वो नियमित तौर पर आके क्लास लेते हैं। जो बच्चे बाहर में रह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, गाइडेंस ही दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने आय का कुछ हिस्सा यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो संस्था वो चलते रहे। उनके मन में ये भाव है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ से मैं लाभ लिया हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है जिस चीज़ से, ऐसे ही मेरे जैसे कोई और अगर बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन में सपना है लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए कोई वो काम जो है ना अभाव के रूप में ना हो, ये बच्चे जो है उनके मदद के लिए उनके माँ पिता, बड़े भाई का रोल, बड़ी बहन का रोल उन लोग अदा करते हैं जो हमारे जिस तरीके से कर पाते हैं उस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर जी। सो जो यूपीएससी पीएससी जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं जी इससे क्रैक करना, पास करना बहुत कठिन होता है। तो आप हमारे जो दर्शक, जो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? पूजा जी, देखिए ऐसा है कि दरअसल मुझे याद आता आज भी मेरे दादाजी के समय, मेरे दादा, चलिए उन्हीं को ले, उतने ही ले लेता हूँ, उतना पुराना, चाहे उससे पुराना भी ले सकता था, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी जब छोटे थे बचपन में, उनको जब पूछा गया कि बेटा क्या बनोगे, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि डॉक्टर या इंजीनियर, यही बोला। उसके बाद मेरी बारी आई, मैं भी यही बोलता हूँ। आज मेरे बच्चे की बारी आई, क्या है, वही डॉक्टर इंजीनियर। दरअसल पूजा जी, आप सच में बताइए, आपने किसी को ऐसा देखा क्या जो आप बच्चों को किसी के पास, किसी मार्गदर्शक के पास, गुरु के पास, किसी कैरियर काउंसलर के पास ले जाते हुए कि मेरा बच्चा ये, इसमें ये खासियत है, ये खूबियाँ है, ये क्या आगे कर सकता है, कभी आपने नहीं देखा होगा। अक्सर क्या करते हैं, माँ पिताजी तय करते हैं। बिल्कुल। या तो बच्चे क्या करते हैं, या तो जो बच्चे होते हैं, जो आजकल सो कॉल्ड जो हम लोग प्रोग्रेसिव फैमिलीज बोलते हैं, उसमें बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं इसमें किए, बच्चे जो है ना, बच्चे ने जो डिसाइड किया वो हम करने दे रहे हैं। दरअसल दोनों ही गलत है। माँ पिताजी की सोच भी गलत है और बच्चों की भी सोच है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम, एक तो सबसे बड़ी बात है, अभी भी हम उस मानसिकता से दूर नहीं हटे हैं कि बच्चे को इधर इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, इस मानसिकता से। क्योंकि अभी हजारों लाखों कैरियर है ना, अगर, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि बच्चे आपका पढ़ लिख के ही सफल होगा, किसी भी विधा में सफल हो सकता। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है तो सबसे आवश्यक है उसे एक अच्छे कैरियर काउंसलर के पास आप ले जाइए कि वो आपके बच्चे के पढ़ाई के बारे में कुछ मूलभूत प्रश्नों को देखते, उसको रुचि के देखते हुए एक सही कैरियर के बारे में बताएगा। पहली बात तो ये है। तो इसीलिए मेरा जो पहला रणनीति ये है, पहला जो सुझाव मैं, जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनको पहला ये बताऊंगा कि पहले आप कोई अच्छे मार्गदर्शक के पास, या कैरियर काउंसलर के पास जाइए कि आप क्या आप बनना चाहते हो, आप अपनी बात भी रखिए और उसके बाद उनसे सलाह लीजिए कि क्या आपके लिए उचित रहेगा, है ना। बनना तो सब कुछ, हम भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्या ये है, आज हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं, क्या मुझे मेरा हेल्थ, मेरा सब चीज उस तरह परमिट कर रहा है, ये भी देखना है। तो सेम उसी तरह से तो क्या होता है, जब बच्चे जब उस तरह सीखेंगे, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए रहते हैं, वो आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। और तो और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड भी कर लिए, स्कूल में टीचर का अभी तक नहीं हुआ तो कंपटीशन के कैप्टन रहे, नहीं से लॉ का पढ़ लिए, उसका एलएलबी कर लिए, कुछ नहीं मिला। तो यानी उन लोग चाहते हैं कि कॉलेज की जो पढ़ाई है पूरा वो खत्म करे, चाहे उसके लिए 30 साल भी लग जाए, पढ़ते रहे, उसके बाद वो सोचे। दरअसल यही गलत हो जाता है। मैं न सिर्फ उन बच्चों से बल्कि उनके माँ पिताजी से भी ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बच्चों को अगर जो भी चीज़ करना चाहते हैं कि अच्छा, जब मैं अपने एक सलाह ले लिया कैरियर काउंसिल से,
उसके बाद आप क्या कीजिए, तैयारी जो है ना, मेरे ख्याल से कम 8वीं 9वीं से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हम बात करते हैं यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए। अगर आप ये सोचें कि हम ग्रेजुएशन कर लिए, अब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वो संभव नहीं है ना। अक्सर मेरे पास आते हैं बच्चे लोग, जो अभी भी जो पीएससी में हाल फिलहाल में भी जो टॉपर है, मैक्सिमम लोगों को वही देखता हूँ, इंजीनियरिंग किया है ना, उसके बाद वो पीएससी की तैयारी करना जी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे वो इंजीनियरिंग किया, बैंक में नौकरी, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करके पीएससी में स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पीएससी की जो पढ़ाई है, पीएससी के लिए जो परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको फिर क्यों आपने इंजीनियरिंग कर ली? क्योंकि ग्रेजुएशन तो बीए, बीकॉम, बीएससी भी करते हैं, वो 3 साल में हो जाता है। जी अच्छा मतलब फिर आपने क्यों कर लिया? अच्छा, इंजीनियरिंग कर लिया, आपको इंजीनियरिंग में रुचि थी, इसलिए आपने करना चाहिए था। लेकिन आपके सिर्फ आपको माँ पिताजी की इच्छा थी, बेटा इंजीनियर वाले एग्जैक्ट कर लिया। आपके उस इंजीनियरिंग डिग्री से आप कोई रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, कोई इनोवेशन नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना चाहते हो, तो फिर क्यों कर लिया आपने इंजीनियरिंग? है ना, उसी समय आपको इनकार करना था। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने कर दिया, अब आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको जो भी करना है, जो भी, अगर हमको पीएससी करना है, यूपीएससी करना है, तो इसका एक हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स तय होते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने हैं, जी इन चीज़ों को लेना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब 10th में जब जा रहे हैं, 10th के बाद आप 11th 12th में जब जाएंगे, तो कोशिश कीजिए वो सब्जेक्ट्स के लेकर ही 12th करें। आपको अगर यूपीएससी जाना है, जी तो आप साइंस कॉमर्स लेने के बजाय आप कोशिश कीजिए ह्यूमैनिटीज लेकर पढ़िए। जी आर्ट्स लग रहा है हमको, हम 12वीं जो है सब आर्ट्स विषय है या बीए हम कर रहे हैं, लोगों को सुनने में लगेगा खराब है, लेकिन जो भी सफल हुए उन लोग इसी तरह करते हैं। हाँ खुद को पता है कि आगे क्या करना है आगे। हम अगर, मेरे को पता है कि चूंकि इसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और ये मेजर पोर्शन होता है यूपीएससी पीएससी इन सब्जेक्ट्स। साइंस का बहुत कम होता है, कॉमर्स का तो नहीं के बराबर होता है। तो आप लेकिन दूसरे चीज लेके पढ़ रहे हो, आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, बाद में आप साइंस खत्म कर दिए, फिर बाद में आपने तय किया कि नहीं अब हिस्ट्री हम पढ़ना है, जी तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करते, तो ग्रेजुएशन भी यही 3 साल उसी को रख, तो आप देखोगे कि 10वीं से ग्रेजुएशन करते हुए 5 साल अपने उन विषयों को अच्छे से पढ़ा। जी तो आप, ये बच्चा जो है जब 5 ग्रेजुएशन अदर फाइनल ईयर में या होने के बाद अपेयर करेगा, तो अन्य बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मिलो आगे उस तैयारी, और सफल भी यही बच्चे हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा पहला ये बच्चों से जो देख रहे हैं उनसे यही भी है कि आप जो करना चाहते हैं उसकी उस विषय के लेकर ही अपने कॉलेज का पढ़ाई उसी में कीजिए, स्कूल की पढ़ाई 12वीं 10वीं से बाद में उससे मैं कह रही हूँ ग्रेजुएशन उसी में पढ़िए। उसके अलावा मैं जो ये जो ले लिया है, उसके अलावा दूसरी रणनीति की बात मैं बताना चाहता हूँ। बच्चों को प्रत्येक दिन एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए एक हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए। हिंदी, आप चूंकि हिंदी न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप, चूंकि आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है, हिंदी में सहज है, जैसे आमतौर पर हम लोग सभी लोग हैं, तो आप उस विषय को, जो समाचार को आप विश्लेषण कर पाएँ, समझ पाएँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपने चूंकि हिंदी में पढ़ लिया कि कल क्या हुआ था, देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, अब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे इंग्लिश पर आपकी कमांड बढ़ती है। जी बिल्कुल क्योंकि चाहे कोई भी परीक्षा हो भारत में, कोई बैंक का हो, रेलवे का, रेलवे को छोड़ के हर एग्जाम जो भी होता है, व्यापम का हो, पीएससी का हो, यूपीएससी का, सब में इंग्लिश आना जरूरी है आना जरूरी है। और फिर इंग्लिश में अगर आप बात करते हो, इंग्लिश में आप इंटरव्यू फेस करते हो, ये आपके लिए और एडेड एडवांटेज। ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को आप अगर बोलेंगे, बात में लाएंगे, करेंगे, तो बहुत आसान है। और इंग्लिश एक ऐसा क्वेश्चन, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें आप एज ले सकते हो दूसरों से, जी क्योंकि बाकी सब हिस्ट्री तो सबने पढ़ा हुआ है। जी हिस्ट्री में आपका भी 70 आया, मेरा भी 68 नंबर आया, लेकिन मैं आपसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ इंग्लिश अगर हो सकता है इंग्लिश में। अच्छा, फर्ज कीजिए आपका इंग्लिश कमजोर है, लेकिन मैंने इंग्लिश में बहुत कमाल हासिल कर दिया, तो मैं यहाँ जो 2 मार्क्स पीछे रह गया था, यहाँ आप 4 मार्क्स आगे जा सकते। इसीलिए हिंदी इंग्लिश न्यूज़ का पेपर पढ़ना, हर रोज अपने करंट अफेयर्स पर, उसमें करंट, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छा जी। लगता है,
और न्यूज़पेपर ही कि ऐसा है करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी जो भी घटना होगी, मान लिया अभी कोई तूफान आया, तो उस तूफान के बारे में जब बताता है कि भाई फिलीपींस में तूफान आया है या वहाँ पर, तो आपको उस तूफान के अलावा बहुत सारे और भी घटनाएं देंगे कि भी इससे पहले इतना नीचे तूफान आया था, इसमें इतनी जान मालकियाँ नहीं हुई, पूरा डिटेल। ऐसा डिटेल दिया जाता बाद में। तो उनसे क्या होता है, आपको धीरे धीरे हर चीज़ से आप कनेक्ट होते जा। और पूजा जी सही मायने में जो भी क्वेश्चन पेपर चाहे पीएससी व्यापम कहीं की भी होते हैं, वो कहीं न कहीं जो अद्यतन विषय होते हैं, जो समाज में घटनाएँ हुई रहती है, उसी को लेकर, उसी देश की घटनाएँ रहती, उसी को लेकर उस तरह का क्वेश्चन बन जाए। तो मेरा यही है कि अगर आप एक पहले तो कैरियर काउंसलर से डिसाइड कीजिए, उसके बाद न्यूज़ पेपर पढ़िए और उसके बाद कोई अच्छे मार्गदर्शक के इसमें आप एक टाइम टेबल बना के पूरे दिन भर में, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं और उसी को लगातार पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, विषय में फिर एक मन उबास जैसे जी, ये हो इससे अच्छा बेहतर है कि आप दिन के समय को भाग विभाजित कर लें। जब आपका समय सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, उस समय जो कठिन विषय है उसको लेके पढ़ें। जब आपको नींद आ रहा, दोपहर को नींद आ रहा है या रात को नींद आ रही है, उस समय कोई ऐसा हल्का-फुल्का विषय ले लें, जैसे सामान्य ज्ञान जैसे विषय, उसको उसमें पढ़ें। तो अगर सही रणनीति से पढ़ने से, चूँकि मेरा भी, मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने 6 महीना बगैर किसी कोचिंग के और इसकी तैयारी के बगैर 6 महीना सिर्फ इन्हीं रणनीतियों को अपनाकर मैंने सफलता से की है। और मैं तो ये समझता हूँ यही रणनीति हर हर एग्जाम के लिए, हर जीवन में सफल होने के लिए यही कामगार है। जी। जी। सो फ्यूचर में आप आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट युवा को कहाँ देखते हैं? जी। देखिए पूजा जी, अक्सर तो जो लोग आज सफल है, उनकी सफलता के पैमाने इसी बात से निर्धारित होती है कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान आपका कितना बड़ा है, कितने शहरों में उसके ब्रांचेस। तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग हटकर सोचता हूँ पूजा जी। मैं जो है अपने कोचिंग को बड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पूरे इसको मैं हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा दूँ या अलग-अलग शहरों में युवा की ब्रांच हो, है ना? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ से जब भी आप कोई सेंट्रलाइज़ तरीके से कोई काम करते हैं कि आप एक मुखिया हो, आपके अंदर में इस तरह से काम हो, इससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन से हमेशा एक हायरार्की बनती है कि इसके बाद ये वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, इस तरह से। और जबकि डिसेंट्रलाइज अगर हम कर दें तो क्या होती है, उससे डिग्निटी आती। जब हम विकेंद्रीकरण कर देते हैं लोगों को, सबको सबको ही मन में जब भाव आता है कि ये युवा उस एम राजीव का नहीं है, ये सबका, हम सबका है। और आज भी हमारे संस्था में यही है। हमारे संस्था में कोई अध्यक्ष है, सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है, इस तरह कोई नहीं है। सब लोग सब कुछ है। हमारे यहाँ काम भी, बच्चे लोग कोई काम भी आता है, कुछ करना भी होता है, कोई चीज़ को कर, ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर कोई मान लीजिए क्लास में आए और पता चला बेंचलेस जहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी वो गंदी है, तो लोग ये इंतजार नहीं करते हैं कोई कोई आएगा आएगा या वो आदमी आएगा वो साफ करेगा, मैं तो बैठने के लिए, मैं और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हमारा वैसा नहीं, हमारे यहाँ बच्चा खुद वो करने लगता है। ये एक पर भारत में एक चिंतक हुए बहुत बड़े, वो जीतू कृष्णमूर्ति करके, जे कृष्णमूर्ति करके, उनका हमेशा कहना था कि जो उन्होंने स्कूल्स के बारे में बोला था कि स्कूल्स का अलग अलग जगह में हम स्कूल्स अलग अलग खोल दें, इससे बेहतर है कि हम नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग महत्वपूर्ण बनाए। मैं वही बता रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि युवा का जो है अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग शहरों में, चाहे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में या देश के अलग अलग शहरों में हो। मैं चाहता हूँ कि जो ये भाव है कि ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न तो है, साधन ही नहीं, वो जिंदगी की रेस में, इस प्रतियोगिता की रेस में पिछड़ ना जाए, उनको भी आगे बढ़ना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जो इस भाव को समझते हैं, वो युवा खुद है ना? कोई युवा कोई संस्था का नाम नहीं है, वो युवा खुद वो है। जो भी ऐसा सोचता है, वो अपने ओर से प्रयास करे कि अगर वो उसके बस में हो कि 2 बच्चे को आगे बढ़ा ले, 3 बच्चे को ले, जितने को भी कर सके। बस वही एक मैं चाहता हूँ, एक वैचारिक क्रांति की तरह पूरे देश दुनिया में हर जगह फैले और लोग इसको चले। मेरा कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई एक युवा का एक ब्रांड बनाऊं, वो ब्रांड को हर जगह फ्रेंचाइजी को हर जगह चले, हर जगह मेरा ही नाम हो, मैं ही जाऊं हर जगह। ये मेरी कई कतई मंशा नहीं थी। जी। सर, मैं आखिरी में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पूजा जी, मैं तो एक ही बात ये बोलना चाहता हूँ कि
हमेशा जो है मेरा हमेशा खुद का ही मानना है कि योग्यता जो है वो दुर्लभ नहीं है, लेकिन अवसर दुर्लभ होते जी, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। और अगर हम शिक्षा को जो है एक विशेषाधिकार बना दें कि सिर्फ कुछ खास वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं, या हो सकता है वो धन से संपन्न हो, समाज में प्रतिष्ठित लोग हों, ऐसा जब भी होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इसका सबसे बड़ा बात है जो मूल्य है तात्विक लोग, यही कमजोर होगी। और इसमें हमें किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए जब इस तरह से होने होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि समान अवसर सबको मिले पढ़ने के लिए, है ना, शिक्षा सबको उपलब्ध हो, है ना। और प्रयास हम यही सब लोग मिलकर करें कि ये जो युवा की भावना जी, है ना, कि हम लोग ये ना सोचें कि युवा कोई कोचिंग संस्था का नाम है। ये भाव हम सब के अंदर फैले कि हम सब जो भी लोग साधनहीन हैं उन सबको मौका मिले और हम उसको क्या कर सकते हैं हम समाज में। जी, और मैं बार-बार यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो है युवा संस्था के रूप में या उसके संस्थापक के रूप में, मैं कोई युवा को बचाने के लिए नहीं आया, है ना? मैं आज के युवाओं को बचाने नहीं आया, बल्कि उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ खड़ा हो चलने के लिए आया हूँ। जी सर। जी। थैंक यू सर, आप यहाँ आए और आपके ये शब्द सुनकर बिल्कुल हम आशा करते हैं कि जो सारे युवा हैं वो भी आपके साथ इस पथ पर आपके साथ जुड़ते हुए जाएँ। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत-बहुत आप सबका आभार। और जो इस पॉडकास्ट को आज देख रहे हैं, उस उनके दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। और मैं चाहता हूँ कि ये भावना, युवा की भावना आपके बीच आप भी फैलाएँ इस बात को और आपके बीच भी पनपे। धन्यवाद। थैंक यू सर।